तो जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी के इस वीडियो में। अभी का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं बीएड एवं डीएलएड में जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया हुआ है, जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आया हुआ है, उसमें अब विद्यार्थियों को यदि उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या वे रिजेक्ट कर सकते हैं या वे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है, कॉलेज लेने की प्रक्रिया और कॉलेज को निरस्त करने की प्रक्रिया का जो विकल्प है वह आपको देखने को मिलेगा या नहीं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको समस्त जानकारी सबूत के साथ बताने वाला हूं। तथा साथ ही साथ अगले चरण में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है उसमें कौन कौन फार्म डालने के लिए पात्र होने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ना तो एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है, क्या वे द्वितीय चरण में शामिल होने के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश ले लिया है अब वे किसी कारणवश उस कॉलेज को छोड़ना चाह रहे हैं, तो वे अगले चरण के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। काउंसलिंग से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तें को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ संकल नगर रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का आधिकारिक काउंसलिंग से संबंधित दिशा एवं निर्देश है प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण अभी हम बात करने वाले हैं वह है एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन को लेकर के, कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनका भी दावा आपत्ति के लिए जो नाम आया हुआ था अभी 2 दिन पहले, उन विद्यार्थियों को अर्थात जिनको भी अभी कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है तो उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबूत के साथ आपको अधिसूचना बताना चाहूँगा। अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 6.3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में। देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प पर फॉर्म जमा किए जाएंगे। अर्थात आप इस पर स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि जब आपने पहली बार काउंसलिंग किया तब आपने कॉलेज का प्रेफरेंस जो है उसको, विकल्प फार्मा को आपने भर चुका था, जो आपको एक ही बार मिलेगा करके। अब देखिए, जो इसका महत्वपूर्ण है वह द्वितीय, यहाँ पर जो है दूसरे नंबर का जो नियम एवं कानून है वह महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि अभ्यर्थी अम्बांटित या जो भी है अम्बांटित, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक से नहीं बनता है, इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। यदि अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। अर्थात देखिए, वह एक बार क्या कर सकता है, चयन को निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क देना नहीं होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा क्या होगी, पात्र नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि आपको केवल एक बार ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझा दूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, फिर से देखिए राम, जो कि एक यूजर्स ने यहाँ पर कमेंट भी किया था कि मैं हर बार राम का ही नाम क्यों लेता हूँ। अब चलिए, यह मेरे जुबान पे बस गया है राम का नाम, इसीलिए इसका नाम ही याद आता है। मान लीजिए राम को कॉलेज अलॉट हुआ था, कोई भी है ए कॉलेज, ठीक है। राम को मान लीजिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ था ए। अब इसने क्या किया, ना तो इसने क्या किया, चलिए पहला कंडीशन लेते हैं। राम को कॉलेज अलॉट हुआ था, इसने पहला कंडीशन है राम को वह कॉलेज पसंद नहीं आया, उसने प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखिए, राम का नाम आया हुआ था किसमें, प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में इसका नाम आया हुआ था, लेकिन राम ने इसको क्या कर दिया, उस कॉलेज को, कॉलेज ए को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि राम को ए कॉलेज नहीं चाहिए था। मान लीजिए राम को कोई कॉलेज चाहिए था जो जिसका नाम है डी, यहाँ बस उसका भी ले लेता हूँ। मान लीजिए राम को कॉलेज डी में प्रवेश चाहिए और उससे ए अलॉट हो गया था, इसलिए राम ने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, राम का नाम द्वितीय मेरिट सूची है, जो प्रथम चरण का जो द्वितीय मेरिट सूची है, अब इसमें भी आ गया है, तो राम को यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। राम ने जब एक बार रिजेक्ट कर लिया है तो उसको यहाँ पर अब द्वितीय चरण का जो, माफ़ी चाहूँगा, प्रथम चरण का जो द्वितीय मेरिट सूची है, यहाँ उसे रिजेक्ट करने का, कॉलेज रिजेक्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब राम को वहाँ प्रवेश लेना ही पड़ेगा।
अर्थात वहाँ इसे ना तो एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा ना रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। राम के लिए केवल यही बचता है कि उसे वहाँ प्रवेश लेना है। और यदि मान लीजिए राम यहाँ भी संतुष्ट नहीं है, यदि वो यहाँ प्रवेश लेना नहीं चाहता है, तब की स्थिति में उसके लिए क्या यहाँ पर बन सकता है आपको मैं बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए राम ने पहले में रिजेक्ट कर दिया था, अभी तक का सिचुएशन को समझिए, राम को प्रथम सूची में, मेरिट सूची में उसका नाम आया हुआ था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो नियम अनुसार अब राम को द्वितीय मेरिट सूची में भी मान लीजिए कॉलेज, यहाँ पर राम को चाहिए था सी, लेकिन उसको यहाँ मिल चुका है कॉलेज ई। द्वितीय सूची जो आया हुआ है प्रथम चरण का, द्वितीय सूची में उसे कॉलेज मिल गया है ई। अब राम को ये कॉलेज ई भी नहीं चाहिए, क्योंकि राम को कॉलेज चाहिए था सी। तो राम को ना तो अब यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा ना रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यदि राम प्रवेश लेना चाहे तो यहाँ प्रवेश ले सकता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि राम को कॉलेज सी में यदि वह लेना चाह रहा है, वह हाई रिस्क लेना चाह रहा है, अपने जोखिम पर वह काउंसलिंग करना चाह रहा है, क्योंकि उसे कौन सा कॉलेज चाहिए, सी कॉलेज ही चाहिए। तो देखिए राम को अगर जो द्वितीय चरण आएगा उसमें इसको फिर से पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से वही प्रक्रिया, और यहाँ पर इसको फिर से वही शुल्क पटाना होगा, अर्थात इसे फिर से चालान भुगतान 250 रुपये से जो भी 300 रुपये या 350 रुपये है, उसे इसे राम को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर उसे द्वितीय चरण के काउंसलिंग प्रक्रिया में पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो भी चालान है या जो भी शुल्क है काउंसलिंग हेतु, कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु, वह शुल्क इसे फिर से देय करना होगा, तभी यह अगले चरण में शामिल होने के लिए पात्र होगा। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन तो मैंने आपको समझा दिया कि राम को फिर से वहाँ फॉर्म भरना होगा, फिर से पैसा पटाना होगा, जो भी 250 या 300 या 350 रुपये है उसको यहाँ फिर से देना होगा, तभी वह अगले चरण में शामिल होगा। यदि वह राम कॉलेज जा करके एडमिशन नहीं लेता है तब की स्थिति में। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन बताता हूँ। राम को जो है पहला मेरिट सूची के पहले लिस्ट में इसका नाम आया हुआ था, ठीक है, पहले मेरिट सूची के पहले लिस्ट में इसका नाम आया हुआ था और इसने वहाँ से कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वह कॉलेज जा कर के प्रवेश नहीं लिया है, तब क्या होगा। तो देखिए राम का नाम तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करके प्रवेश नहीं लिया, तो इसका नाम द्वितीय जो सूची है, जो प्रथम चरण का जो सेकेंड लिस्ट है, इसमें राम का नाम आएगा ही नहीं। अब राम को मान लीजिए अगला चरण में शामिल होना है द्वितीय चरण में, तब इसको क्या करना होगा, इसको भी नया फार्म भरना होगा, फिर से शुल्क इसे देना होगा, तभी यह द्वितीय चरण के प्रथम सूची के लिए इसका नाम आएगा, यदि इसका नाम मेरिट सूची में शामिल होता है तब की स्थिति में। अर्थात यह तभी पात्र होगा जब दूसरा चरण का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, और इसे उसमें भी इसका शुल्क का भुगतान करना होगा। दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन आता है कि मान लीजिएगा राम को यहाँ पर पहले ही चरण में उसने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, राम ने पहले चरण में कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वह क्या करता है, कॉलेज जाकर के प्रवेश लेता ही नहीं है, तो इसका नाम तो द्वितीय सूची में आएगा ही नहीं। यह फिर कब पात्र होगा, जब अगले चरण की द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन फार्म भराया जाएगा, तब यह फार्म भर सकता है और शुल्क फिर से यह इसे भुगतान करने की आवश्यकता फिर से पड़ने वाली है। अब देखिए एक और कंडीशन है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट था श्याम। अब श्याम ने क्या किया, पहले चरण में कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, कॉलेज जा कर के इसने एडमिशन भी ले लिया। अब श्याम का मन नहीं आ रहा है, वहाँ जा कर के एडमिशन भी ले लिया और क्या बोलते हैं एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन अब उसे वह कॉलेज रास नहीं आ रहा है, वह अगले चरण में शामिल होना चाह रहा है। तो देखिए राम अगले चरण में शामिल तो हो सकता है, फार्म भर देगा, और लेकिन उसका नाम यदि मान लीजिए तकनीकी समस्या आ भी जाता है, चूंकि यह तो फार्म नहीं भर सकता नियम अनुसार, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश इसका आईडी को लॉक नहीं किया रहेगा कॉलेज, तब की स्थिति में आप फार्म भर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा नियमतः। चलिए इस पर बात ही नहीं करते हैं। यदि इसने ऐसा कर लिया है तो यह आगे पात्र नहीं होगा, और मान लीजिए किसी तकनीकी समस्यावश एल्गोरिदम में यदि इस पर एल्गोरिदम सेटअप नहीं होगा तो वह काउंसलिंग में भाग तो ले लेगा, लेकिन फिर से प्रवेश लेने के समय यह दिक्कत में पड़ सकता है। अर्थात एक बार में आप कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद अब आप कॉलेज अपना चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो यह हो गया। और देखिए अब एक और ऐसा स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई मोहन ले लेते हैं, ठीक है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम पहले चरण में आया नहीं था, और इसका दूसरा चरण में, पहले चरण में इसका नाम नहीं आया था, और जो द्वितीय मेरिट सूची आया हुआ है, प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची नाम आया हुआ है, इसमें इसका नाम आया हुआ है, तब यह एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन इसके देखने को मिलेगा। यदि यह एक्सेप्ट करता है तो इसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और यदि मान लीजिए यह रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट करता है, इसे दूसरा कॉलेज चाहिए मान लीजिए, तो यह रिजेक्ट तो कर लेगा, तो लेकिन इसे फ़ायदा क्या होगा यह मैं आपको बता दूं।
जब यह द्वितीय चरण का जो प्रथम मेरिट सूची आएगा, इसमें यह सीधे शामिल हो सकता है और यहाँ इसको कोई भी शुल्क पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह द्वितीय चरण के प्रथम सूची के लिए इसका नाम को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसे यहाँ पर एक और चीज़ का नुकसान होगा। इसे किस चीज़ का नुकसान होगा? इसे इस चीज़ का नुकसान होगा कि यह अपने कॉलेज चयन है, जो कॉलेज प्रेफरेंस है, उसमें यह परिवर्तन नहीं कर सकता। और यदि यह कॉलेज प्रेफरेंस में परिवर्तन करना चाहता है तो इसे दूसरे चरण के प्रथम मेरिट सूची में नाम आने के लिए इसे फिर से विकल्प में परिवर्तन करना है। तो इसे 350 रुपये या तो फिर 300 रुपये या 250 रुपये, जो भी निर्धारित किया गया है, उतना चालान इसको फिर से पटाना होगा। तब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किसको कितना रुपए यहाँ पर देने की आवश्यकता है तथा किनको कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो अगले चरण में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं समस्त नियम एवं शर्तें को आप यहाँ पर आकर के और पढ़ लेंगे। जहाँ पर देखिए, जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते, यहाँ पर देखिए, जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में यहाँ पर क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क का भुगतान कर आप विकल्प बदल सकते हैं करके। यहाँ पर जो चौथा है, यदि अभ्यर्थी अपना चयन निरस्त कर दिए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहते हैं या महाविद्यालय विकल्प फॉर्म बढ़ाना चाहते हैं तो वह अगले चरण में पुनः माउंटेन फार्म में लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया, एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जिस बात का मैंने उल्लेख किया उसे यहाँ पर बताया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसे एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसका भी चर्चा मैंने कर लिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ पर दूसरे चरण के दोनों मेरिट सूची में भी सीटें रिक्त हो जाता है तो तृतीय चरण भी होगा और उसका अधिसूचना अलग से यहाँ पर देखने को मिलेगा करके स्पष्ट रूप से SCERT के द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब देखिए, थोड़ा बात यहाँ पर और कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण विषय है SCERT में, जब आप जाएंगे तो बीएड हेतु स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आज 11:24 हो गए जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 29 सितंबर 2024 को। और चूँकि SCERT के गाइडलाइन अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीएड BSc बीएड के लिए स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, DELED वाले विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है। लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे तब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है बीएड वालों के लिए। तो उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, आप अधिसूचना में यहाँ पर देख सकते हैं द्विवर्षीय बीएड के लिए आपका जो है प्रथम चरण की द्वितीय सूची 30 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। तब 30 सितंबर तक, अर्थात कल, यह जो है निश्चित रूप से आ जाना चाहिए SCERT की वेबसाइट में। चूँकि यहाँ एल्गोरिदम मिस्टेक हुआ था और कल सुबह कार्यालय 10 बजे खुलेगा, तो इसका एल्गोरिदम में चेंज करते करते, हालांकि आज प्रोग्रामर डाटा सेक्शन तो ओपन होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तकनीकी समस्या चल रही है। DELED में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका भी स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उनका स्टूडेंट लॉगिन हो जा रहा है। तो बीएड वालों का कल देखिए, कल दोपहर 1-2 बजे तक आपका लिस्ट आ जाएगा, फाइनल लिस्ट है, अलॉटमेंट लेटर है, और कल 1-2 बजे आपको बीएड में लॉगिन का ऑप्शन भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलूंगा बीएड एवं DELED से संबंधित नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी से फिर से छोटा सा निवेदन करूंगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।